नमस्कार, न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के जाने माने शिक्षाविद, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक प्रोफेसर डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी साहब। जी, आपका। पंजाबी साहब 51 साल से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कॉलेज में प्राचार्य रहे, प्रोफेसर रहे, प्राचार्य रहे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में आपने प्राचार्य का काम किया। उसके बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में ही डायरेक्टर का कार्य किया और हाल ही में 28 जनवरी को आपको माता गुजरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इंदौर की नब्ज को जो लोग पहचानते हैं, इंदौर शहर को जो लोग पहचानते हैं, युवाओं को जो पहचानते हैं, ऐसी शख्सियत हैं डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी। सर, आप पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान, कैसे आपका सफ़र रहा, भारत का सफ़र और इंदौर तक का सफ़र? प्रकाश जी, आपने बहुत 60-65 साल पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका दिया है मुझे। भारत विभाजन एक ऐसी, मैं सोचता हूँ, विश्व की बड़ी त्रासदी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब इस चीज़ को देखें कि दुनिया में नए मुल्क बनते रहे हैं, 1 के 4 भी बनते रहे हैं, विभाजन भी होता रहा है, सब कुछ होता रहा, पर ये पहली दफ़े था कि लाखों करोड़ों की तादाद में जनता बदल जाए। और इस बदलाव के चक्कर में इतनी मुसीबतें, आप देखिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, उस समय मैं करीब 11-11.5 साल का था और हमारे परिवार के 3 टुकड़े, मेरी माँ अपने मैके में, काले की मंडी कहलाती है वो जगह, सुखे की मंडी में मेरे फादर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और एक स्थान है सच्चा सौदा, जहाँ बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, वहाँ एक कैंप लगा था शरणार्थियों का, तो वहाँ मैं अपने चाचा जी और मेरे दादाजी के साथ मैं वहाँ था। इस तरह से एक परिवार 3 टुकड़ों में बँट के, और हम 3 टुकड़ों में अमृतसर पहुँचे। और ये कुदरत का एक कमाल था कि हम लोग वापस मिल गए। अमृतसर, पानीपत, दिल्ली, तिबिया कॉलेज बड़ा मशहूर था। एक ऐसा आपके स्टूडियो जितना कमरा, एक कोने में एक परिवार, दूसरे में दूसरा, तीसरे में, इस तरह के वहाँ से धक्के खाते हुए, पर ज़िंदगी का संघर्ष करते हुए, मेरे चाचा जी इंदौर में रहते थे, उन्होंने यहाँ बुलाया। हम तो आ गए 6 महीने, साल भर बाद वो यहाँ से चले गए जी। ये मैं आपको बताऊं, रानीपुरा दौलतगंज में एक बंसी लाल की चाल हुआ करती थी। वहाँ मेरे माता पिता, मैं, मेरे 3 भाई, वहाँ इतनी जगह ही नहीं थी, तो एक रिवरसाइड रोड पर एक गुमटी अलाट हुई थी 8x10 की। उसमें बस छोटी सी एक फादर की दुकान बनाई। उसके पहले ये जो श्री कृष्ण टाकीज के सामने स्कूल है, उसके फुटपाथ पर रेडीमेड कपड़ों का जो एक छोटी सी फड़ी ज़मीन पर लगाते, वहाँ बैठते थे। हाट बाज़ार में जाना तो ठेला ले जाना। लेकिन आप हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे, मेरिट में आए कॉलेज में भी, और फिर आप कॉलेज में पढ़ाने लगे, फिर प्रोफेसर बने, फिर प्रिंसिपल बने। तो ये सफ़र शिक्षा की क्षेत्र में कैसे आया? आपने कारोबार क्यों नहीं चुना? नहीं, कारोबार जो बहुत छोटा था जी, इतना इतना छोटा कि रिवर साइड से फिर यहाँ हाई कोर्ट साइड में एक गुमटी अलाट हुई, वो मैं ही देखता था, मैं ही करता था फादर के साथ। लेकिन ये एक बड़ा संयोग है कि मैं ईश्वर की कृपा कहूँ, मेरे माता पिता की हिम्मत कहूँ, संयोग ऐसे बनते रहे। तो कभी ना मेरे दिमाग में कुछ आया कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ना मेरे माँ बाप ने कभी इस चीज़ को महसूस किया कि भाई हम इनकी पढ़ाई छुड़वा दें। और ये चलते चलते कृष्ण कॉलेज से BA किया, MA से होलकर कॉलेज से MA किया, और उस समय की विक्रम यूनिवर्सिटी जो थी, आज की 4 यूनिवर्सिटियों की एक ही यूनिवर्सिटी थी। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ सच
कि मुझे ये तो होता था कि ये फर्स्ट क्लास होता है, ये सेकंड क्लास होता है, ये थर्ड, लेकिन मुझे ये अंदाज कतई नहीं था, पता नहीं था मेरिट लिस्ट क्या होती है। जी। और जब ये एमए का रिजल्ट आया इतनी बड़ी विक्रम यूनिवर्सिटी में, तो मुझको दूसरों ने बताया तुमने अखबार देखा, मेरिट लिस्ट में तुम्हारा पहले नंबर पर नाम है। इस तरह फिर आप शिक्षा के क्षेत्र इस में तरह से क्या हुआ, उस समय घर बैठे अपॉइंटमेंट आ गया और बस ये पढ़ाई का सफर। आपकी रिसर्च में बड़ी रुचि रही, आपने बहुत सारे सैकड़ों लेख शोध परख लिखे हैं, इंदौर के इतिहास पर आपने किताब लिखी है, फ्रांस की राज्य क्रांति पर आपने हिंदी में 600 पेज की किताब लिखी है, इतने सारे लेखन। तो पढ़ाई के बाद आपका इतिहास लेखन में रुचि आपकी जागृत हुई, लेकिन लेखक के रूप में आप स्थापित कैसे हुए? लेखक के रूप में जो स्थापित, मैं इस बात का श्रेय, पहला लेख मैंने जो लिखा था, ऐसे एक गुरु पर्व था तो गुरु नानक देव जी पर मैंने एक लिखा, तो वहाँ उन्होंने देखा तो राहुल बारपुते जी मेरे को बोलते हैं देखो ये लेख अच्छा है पर अखबार में कैसा लिखा जाता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि अखबार में तथ्यात्मक होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा उसको रुचिपूर्ण बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि उस महान पत्रकार ने मुझे ये थोड़ा दिया। बाद में संयोग ऐसा बना कि रज्जू भाई से भी, राजेंद्र माथुर जी से, वो बड़े बड़े लेख लिखवाते थे, तो उनका भी मुझको बहुत मार्गदर्शन रहा। मैं कहूँगा इधर पर मैं करीब नई दुनिया में मैंने करीब 250 लेख लिखे 1986-87 तक। उसके बाद थोड़ा सा भास्कर में मैं लिखता था, उनके जो ये अपने भास्कर उत्सव होता था, फिर उन्होंने इंदौर पोस्ट शुरू किया। इंदौर पोस्ट में मेरे सिर्फ इंदौर पोस्ट में इंदौर को लेकर मेरे 150 लेख छपे, और लोग सही मानिए जो इतिहास वाला पृष्ठ होता था इंदौर पोस्ट का, दूसरे पृष्ठ पर लोग इंतज़ार करते थे। लेकिन पढ़ाई और लेखन के अलावा आपने बहुत सारा काम समाज सेवा का किया। साक्षरता बढ़ाओ अभियान में आपने काफ़ी बरसों बरस काम किया, एनएसएस में आपने काम किया, और विदेशों में जाकर आपने बड़े सम्मान प्राप्त किए, इंदौर का नाम रोशन किया। तो साक्षरता के लिए क्या अभियान आपने चलाया? नहीं, देखिए ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, जैसे आमतौर से एनएसएस लोग कहते हैं जी, इसमें मैं 20 साल तक रहा हूँ, और 9 साल के करीब इंदौर यूनिवर्सिटी में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर रहा। जी, एनएसएस की जो परिभाषा की जाती है वो ये है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा है, और इसने इस योजना के माध्यम से मैं इस ज़िले के, मैं आपको बताऊं इंदौर ज़िले के कम से कम 500-600 में से 500 गांव व्यक्तिगत रूप से मैं उन गाँव में गया। इसी तरह से जो इंदौर की कमज़ोर बस्तियां, वैसे उस समय स्लम्स या उस तरह के शब्द यूज़ होते थे, लेकिन हमने जो शब्द यूज़ किया वो था कमज़ोर बस्तियां, क्योंकि वहाँ के सारे निवासी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग में आते थे। उस माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से मैंने जो असली हिंदुस्तान देखा है, मैं आपको बताऊं, उसने मेरे मन में ये तमन्ना ही नहीं रही कि हमारे पास कोई बहुत पैसा हो, कि बहुत बस और बहुत सी चीज़ें हों या कुछ हो, बस एक ही कि ये हिंदुस्तान है। इस स्थिति को देखते हुए तो हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और इसका परिणाम ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी में प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा के डायरेक्टर, जो फुल यूनिवर्सिटी के फुल प्रोफेसर की पोस्ट होती है, उसके लिए जब मेरा चयन हो गया, और उसका आधार क्या था, राष्ट्रीय सेवा योजना में मैंने ज़मीनी काम जो किया था, और 7 साल इस शहर को साक्षर करने में और मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों में साक्षरता का काम करने के बाद, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत पोर्ट ऑफ स्पेन में मैंने इंदौर साक्षरता अभियान में जन भागीदारी, इस पर पेपर सबमिट किया। वो साथ ही ले गया था, मैं वहाँ तो, लेकिन वो वहाँ जो सेक्रेटरी थे, वहाँ डेली बुलेटिन निकलता है। उस बुलेटिन में मैंने देखा कि सम्मेलन के दूसरे दिन मेरा नाम, मेरे पेपर का
पढ़ा जाना है। वैसे 400-500 पेपर आते हैं, लेकिन 60-70 पेपर ही एक्चुअली प्रेजेंट किए जाते हैं। जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं तो पहली दफ़े गया था ना, मैं किसी को जानूं। मैंने कहा आपने इस पेपर को कैसे सिलेक्ट किया, कोई वजह ख़ास? उन्होंने कहा ये आपके इस पेपर में एक ज़िले को कैसे साक्षर करें इसका एक मॉडल है। आप कितने सफल होंगे, कितने कम सफल होंगे या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें एक मॉडल है जिस पर चलकर किसी दुनिया में किसी भी ज़िले को उस तरह से साक्षर बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसी तरह से मैं दूसरा बताऊं, या मैं इसका एक उदाहरण दूं आपको कि देपालपुर में एक पंचायती राज लगने के बाद वहाँ एक बैठक थी, हमने महिलाओं को पूछा। तो शुरू में तो क्या था, महिला पंच हो या सरपंच हो तो वो आती नहीं थी बैठक में, पंचपति या सरपंचपति ही आते थे। मैंने उस सम्मेलन में 2-3 महिलाएं आई थी, एक महिला सरपंच थी। मैंने उससे पूछा कि आप सरपंच बन गई हैं, आप क्या करेंगी? उसका जो एक लाइन का उत्तर था वो ये था कि मैं राज करूंगी। सरपंच, महिला सरपंच की राय थी कि मैं राज करूंगी। मैं राज करूंगी जी। पता नहीं इसका कितना अर्थ उसे मालूम था, जी। पर इस एक वाक्य ने मुझे ये प्रेरित किया कि मैंने मध्य प्रदेश के पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण के सूत्र, जी, उस पर मैंने दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो कम्युनिटी, जिसमें 108 देशों के लोग थे, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन लंदन में इसका हेडक्वार्टर, उसका मैं मेंबर था, और पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण के सूत्रों पर मैंने वहाँ पेपर पढ़ा, वो भी बहुत प्रशंसित हुआ। साक्षरता के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, एक और महिला का आपको बताता हूँ। ऐसे जैसे महिला जो साक्षर हो जाती हैं, जब उनको सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, तो ऐसा एक कार्यक्रम था। तो मैंने महिला से पूछा कि तुम क्यों आई पढ़ने के लिए, तुमको किस चीज़ ने प्रेरित किया? उसने कहा कि मैं इसलिए आई कि मेरे फादर को, मेरे पिताजी को कैंसर है और मैं चाहती थी कि मैं उनको अपने हाथ से चिट्ठी लिखूं। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी बातें, पर ये आपके दिल को, दिमाग को टच करती हैं। और मुझे हमेशा ये लगा, साक्षरता अभियान में काम करते हुए, मैं आपको सच बताऊं, लोग कहते हैं मोक्ष जो है वो मरने के बाद मिलता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया है। युवाओं से आप हमेशा जुड़े रहते हैं, विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं, एनएसएस के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें जो आपको युवाओं के करीब लाती हैं? देखिए, युवाओं के करीब आने की पहली शुरुआत तो क्लासरूम थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो किताबी शिक्षा है वो तो क्लासरूम में संभव है, लेकिन जो सही जिंदगी की सही शिक्षा है वो जो है वो क्लासरूम के बाहर है। और इसका अनुभव मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना में जब मैंने काम करना शुरू किया तो तब हुआ। और दूसरा माध्यम मेरा ये बना कि मैं ज़्यादातर कॉलेजेस में छात्र संघ के जो एडवाइज़र कहलाते हैं या सलाहकार होते हैं कॉलेजों में, उसके साथ काम करने का मुझको मौका मिला। और छात्र राजनीति क्या होती है उसको मैंने देखा, और फिर एनएसएस के माध्यम से मैं हर तरह के युवा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे ग्रामीण है, चाहे शहरी है, चाहे रोज़गार वाला है, चाहे बेरोज़गार वाला, इतने किस्म का युवा जो है, और मैंने इतना अनुभव मिला मुझे इन लोगों के साथ काम करते हुए, गाँव में, गलियों में, बाज़ारों में। और जब 1985 में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस घोषित किया गया, तो आप बताइए, एक प्रमुख अखबार में मैंने ये युवा वर्ष पर एक पूरी बड़ा आर्टिकल लिखा, संडे आर्टिकल था, और उसमें मैंने सारी चीज़ों, और युवा पर मैंने इतने बाद में आर्टिकल लिखे उन सारे पक्षों पर जी, चाहे वो जितने भी पक्ष हैं उनके, जो वर्तमान जो स्थितियाँ थी, कैसा है, ये सब चीज़ें मैंने अपनी। पंजाबी साहब, आप अभी
77 साल के हो गए, यू आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग। आगे क्या योजना है आपकी? बस आगे योजना है, जो जिस लेटेस्ट प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ वो है इस शहर पर, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है जी, जिसका नाता मेरा 65 साल से है। उस पर एक तमन्ना है एक अच्छी किताब लिखने की, और वो किताब इस तरह से नहीं कि जैसे कोई गेजेटियर होता है या टेक्स्ट बुक होती है या एक क्रम से चलता है, ये राजा हुआ, ये राजा हुआ, ये उस तरह से नहीं। आप तो इतिहासकार हैं लेकिन नया अंदाज लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, जो परंपरागत शैली है जी। उससे हटकर, जिसमें जनजीवन इंदौर का कैसा था, इंदौर के कुछ बहुत ही रोचक प्रसंग, जैसे और भी राजाओं महाराजों से जो जहाँ हुए उनसे भी जुड़े भी रोचक प्रसंग, जैसे एक उसमें मैं लिख रहा हूँ, एक तरफा मोहब्बत की जी, खूनी दास्तां, या और शहर के बारे में जो राजाओं से भी और रानियों से आप क्या भी। बाबला हत्याकांड की बात कर रहे हैं? जी, हाँ, तो आपको इसलिए मैंने कहा कि उसका टाइटल मैंने दे रखा है जी। एक मुमताज़, ये भी एक तरफा मोहब्बत की खूनी दास्तां, और ऐसे बहुत से। यहाँ की एक महारानी थी, जी, उसको उसके पर मैंने लिखा और उसको टाइटल दिया है कि होलकर काल की नूरजहां। कौन थे साहब? चंद्रावती देवी? नहीं, तुलसाबाई थी। तुलसा। तो बड़ी ऐसे इतनी ऐसी चीज़ें हैं जी, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिनका, क्योंकि लोग देखिए पढ़ने का मामला ये है कि जैसे इतिहास के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि इतिहास जो है, लोग कहते हैं अरे गड़े मुर्दे क्यों खाना, अतीत में क्या रखा है। आप अतीत कहें या इतिहास कहें, इतिहास एक जीवित सत्य है और वो जीवित रूप में हमारे साथ चलता है, और आप इसे आपका- बदल नहीं सकते। आप अतीत, आपका अतीत चाहे वो व्यक्ति का है, परिवार का है, समाज का है या राष्ट्र का है, जी, कोई अतीत जो है वो आपके साथ साथ चलता है। और आप सारा देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, लोगों को देख लीजिए, अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता। और इतिहास के बारे में ये भी एक है कि इतिहास में कोई बात आखिरी बात नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि रोज़ नई रिसर्च होती है, नई चीज़ें होती हैं। आज मैंने कही, कल दूसरे ने कही, परसों तीसरे ने कही। तीसरी बात ये कि तथ्य तो वही रहते हैं इतिहास के, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन जो है जी, वो हर पीढ़ी अपने लिहाज से, अपने संदर्भों में, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करती है। पंजाबी साहब, ये हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है, लेकिन आपसे बात करके बहुत मजा आया। और इंदौर के इतिहास को, देश के इतिहास को, चाहे फ्रांस क्रांति का इतिहास हो, आपसे बेहतर जानने वाले शायद ही कोई शहर में होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पर आ रहे, और आपने जी, बातचीत प्रकाश की। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ मेकर का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिखा गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना।